हमारे सैनिक जो कश्मीर में, जी जी। अब उनके घर वालों को नींद नहीं आती वहाँ क्या हो रहा। उनका बेटा होने के कारण मेरे इमोशनल जागते और मैं शायद रास्ता ढूंढता भागने का वहाँ से। तो उसको भारतीय सेना ने न्यूट्रलाइज किया था, तो उस सेना का मैं पार्ट रहा। तो वही एक मात्र मेरा सर्विस में रह के वॉर फील्ड का एक्सपीरियंस, उसी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो मेरे लिए एक मोटिवेशन था। फिर मैं भारतीय नौसेना को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस तरह मौके देती। नमस्कार, स्पोर्ट्स मिरर 1 के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो हम हमारे उन परिवार से जुड़े हुए 1000 लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हम पर ट्रस्ट किया। लगभग 6 महीने का समय हुआ है, हमारा ये प्रोग्राम निरंतर आप तक पहुंच रहा है। कई प्लेयर से हम आपकी मुलाकात करा चुके हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर से आपकी मुलाकात करा चुके हैं और इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे खिलाड़ी से जिसकी जर्नी 28 साल की उम्र से शुरू हुई थी, जिन्होंने 28 साल की उम्र से खेलना शुरू किया था। जब लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, प्लेयर रिटायरमेंट की एज पर पहुंच जाते हैं, तब उन्होंने खेलना शुरू किया और उसके बाद जो सफ़र रहा वो देश के सबसे बड़े खेल सम्मान अर्जुन अवार्ड तक गया। अर्जुन अवार्ड मिलना हर खिलाड़ी का एक सपना होता है, क्योंकि ये वो अवार्ड है जिसके माध्यम से खिलाड़ी अपने सपने को जीता है, उस सपने को पाता है, उस पसीने की जो खुशबू है, उसकी जो महक उसे मिलती है, वो अर्जुन अवार्ड पर जाकर रुकती है। और ये अवार्ड केवल अर्जुन अवार्ड उनके लिए नहीं था, बल्कि 28 साल से जो सफ़र शुरू किया, 42 साल की उम्र में जाकर अर्जुन अवार्ड तक पहुँचे और अर्जुन अवार्ड हासिल करने वाले देश के सबसे उम्रदराज एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में उन्हें सम्मान भी मिलता है और देखा भी जाता है। मध्य प्रदेश की एक जगह है उज्जैन। उज्जैन से 50 किलोमीटर की दूरी पर है महिदपुर। वहाँ के रहने वाले हैं और आज कोचिंग फील्ड में हैं और जो काम उन्होंने किया है वो निश्चित तौर पर हर खिलाड़ी को, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सभी खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। तो आज के अंक में अर्जुन अवॉर्डी याचिंग खिलाड़ी से मुलाकात, वो हैं श्री GL यादव जी। GL यादव जी, बहुत बहुत स्वागत स्पोर्ट्स मिरर के इस एपिसोड में। यादव जी, एक शुरुआत जो आपने की थी 28 साल की उम्र से, फिर अर्जुन अवार्ड तक का सफ़र रहा, तो हम जानना चाहेंगे, आप इंडियन नेवी में रहे, तो वहीं से हम सफ़र को शुरू करते हैं, क्योंकि जो बेसिक रहता है वहाँ से स्टार्ट होकर और आज तक की जो लाइफ आपकी रही है एज ए एक नेवी पर्सन, उसके बाद एक स्पोर्ट्स पर्सन, फिर एक कोच आप रहे, तो बहुत से उतार चढ़ाव देखे पूरे ज़िंदगी का सफ़र है। तो इंडियन नेवी में आपका आना कैसे हुआ? आपके फैमिली में कोई नेवी में था या आर्मी में था, या देश की सेवा करने का जो एक जज्बा रहता है युवा व्यक्ति में? नहीं, पहले क्या था, बचपन से ही मुझे देशभक्ति के गीत सुनने की आदत रही। जी जी। और ये रहा था कि जल्दी से जल्दी मुझे डिफेंस ज्वाइन करना, चाहे आर्मी करूँ, एयरफोर्स करूँ, नेवी। जी जी। तो हायर सेकेंडरी जब मैंने 84 में पास किया, उसके बाद में मैंने लगभग सभी एग्जाम दिए थे। जी जी। मेरा आर्मी में सिलेक्शन हुआ था, एयरफोर्स में का रिजल्ट आया नहीं था उस समय, उससे पहले नेवी का आ गया। जी। तो फिर मुझे लगा कि मुझे नेवी ज्वाइन करना चाहिए और उस समय मेरा उद्देश्य था कि ज्वाइन द नेवी एंड सी द वर्ल्ड। ओके। मतलब ये एक मन में था कि चलो देश सेवा भी होगी, हम पूरी दुनिया घूमेंगे। उस उद्देश्य से नेवी ज्वाइन किया था और 86 से 2012 तक लगभग 26 साल में नेवी में सर्विस की। तो शुरुआत सफ़र की हुई, लेकिन जो कहानी उसके साथ जुड़ी थी कि आपके कॉलेज में एग्ज़ाम के लिए लोग आए थे नेवी के, और तब जो बहुत से लोग थे, यंग्स थे, वो चाहते थे कि नेवी ज्वाइन किया जाए, लेकिन सफलता आपको मिली, उसके पीछे की क्या कहानी मतलब रही? उस समय जॉब का इतना वो दबाव नहीं था। जी। जैसे हमसे बोला गया कि चलो, हमारे एक किराए से रहते थे एनसीसी के हवलदार। जी जी। उन्होंने बोला तुम्हारा फ्री मेडिकल करवा दूं, हम मेडिकल के लिए चले गए। जी। उन्होंने फिजिकल भी ले लिया साथ में, बोला तुम एग्जाम देने, हम एग्जाम देने चले गए। मगर ये जरूर था कि मुझे सर्विस से ज्वाइन करना है और सर्विस में मुझे नेवी ज्यादा, हालांकि उसी समय मुझे टीचरशिप में भी सिलेक्शन हो गया। जी जी। और चूंकि बाबूजी मेरे हेड मास्टर थे, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं टीचरशिप भी ज्वाइन करूं ताकि वो विरासत को मैं आगे बढ़ाऊं। जी। तो हमारी हिम्मत बाबूजी से बोलने की नहीं होती थी कि हाँ या ना। फिर मम्मी से बोला उनके, माता जी मुझे नेवी ज्वाइन करना है
तो उनको बड़ा बड़ा कंसर्न था, मगर उन्होंने ये बोला कि ठीक है तुम जाओ, ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, भाग के मत आना। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है जो आधी ट्रेनिंग छोड़ के आ जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, ऐसा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं ट्रेनिंग छोड़ के नहीं आऊँगा और जितनी सर्विस है पूरी करूँ। तो दर्शकों कहते हैं ना कि जो माता रहती हैं, जो महिला रहती है, वो एक अलग ही शक्ति रहती है। और जैसा यादव जी ने बताया कि उनकी मदर से उन्होंने कहा था कि उन्हें जाना है नेवी में, और उनका जो कहना था कि नेवी में जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन छोड़कर नहीं आना। तो वो स्टोरी कैसे फिर आगे बढ़ी कि अब तो एक परमिशन तो मिल गई, 50% तो काम हो गया, लेकिन बाबूजी को मनाना। हाँ, नहीं फिर बाबूजी ने परमिशन दे दी थी जी। और परमिशन देने के बाद जब मैंने सर्विस ज्वाइन कर दी जी। तो माता जी को रियलाइज हुआ कि मैंने गलत परमिशन दिलवा दी। अरे हालांकि हम 10 भाई बहन थे, मगर उन्हें लगता था कि मेरे बेटे को फौज में क्यों भेजा। हाँ। उन्होंने 3 महीने तक खाना नहीं खाया। ओह। कुल मिला के मतलब भूख हड़ताल कर दिया था कि उनको वापस लाओ। फिर बाबूजी वहाँ पे उनको लेके आए चिल्का मिलाने, वहाँ मिलने नहीं दिया गया। अच्छा, हमारे पिताजी बहुत ही मतलब मेच्योर्ड बोल सकता हूँ मैं, उनको हालांकि मेरा कमेंट्स करने कोई अधिकार नहीं। वो चिल्का आए, उनको मिलने नहीं दिया। उन्होंने मुझे चिट्ठी में कभी नहीं लिखा कि हम आए थे, हमें मिलने नहीं दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उनसे वो दर्शन करा के जगन्नाथपुरी वापस आ गए। जब मैं 8 महीने बाद घर आया तब उन्होंने मेरे को बताया कि तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, यहाँ तक कि पेरेंट्स को मिलने नहीं देगा। मैंने कहा आप बताया नहीं, मैं आ जाता। मतलब नहीं, फौज का डिसिप्लिन है, उसका सम्मान करना। तो एक वो भी एक अपने आप में एक एज ए पेरेंट्स या बाबूजी मेच्योरिटी दिखाई हुई। अगर शायद वो मेरे से बोलते थे कि हम मिलने आए और तुम्हें मिलने नहीं दिया, तुम्हारी माता जी भूख हड़ताल कर रही थी, तो एज ए उनका बेटा होने के कारण मेरे इमोशनल जागते और मैं शायद रास्ता ढूंढता भागने का वहां से। तो वो जो एक टाइम गुजारा आपने, जो 8 महीने के बाद जब आपको इन सब बातों से रूबरू होना पड़ा, जब बताया गया, तब मन में क्या हलचल थी? माताजी और जितने भी जो भाई बहन थे, जैसा आपने बताया कि 10 लोग, 10 भाई बहन थे, उसमें से एकमात्र जो पहला व्यक्ति जो फोर्स में गया है, तो उसके प्रति किस तरह का फिर नजरिया हो गया था? नहीं, उसके बाद जब मैं यूनिफॉर्म पहन के घर आया छुट्टी, तो सब बड़ा गर्व फील करते थे कि चलो हमारा भाई, मेरा बेटा, चाचा, बुआ, सब मतलब एक अलग से उनका देखते हैं दृष्टिकोण बदल जाता है कि आप भारतीय सेना में मतलब बहुत बड़ा पद है आपके, बहुत बड़ा पद है जी। एक देश सेवा के लिए आपके, और उनको भी गर्व होता था कि हमारा परिवार से कोई देश सेवा के लिए गया। तो महिदपुर से निकलकर उस देश सेवा के जज्बे को जो उनके अंदर था, शुरू से ही देशभक्ति के गीत सुनना और देश की सेवा करने का जो संकल्प एक तरह से ले लिया था, वो संकल्प पूरा हुआ और इंडियन नेवी ज्वाइन की। और पहली पोस्टिंग शायद विशाखापट्टनम आपकी थी। तो वो विशाखापट्टनम का जो सफ़र, पहली पोस्टिंग था, अभी तक स्पोर्ट्स में तो आप आए नहीं थे, तो वो विशाखापट्टनम में कितने साल रहे और कैसा रहा वहाँ पर इस ट्रेनिंग के बाद? हाँ, मेरा 87 में मतलब बेसिक ट्रेनिंग के बाद में सीधा ट्रांसफर हुआ था शिप में, INS कमोटा, जो पेटिया क्लास शिप था, पेट्रोलिंग शिप। और उसी समय श्रीलंका का ऑपरेशन पवन चालू हुआ। अच्छा अच्छा। तो मतलब हमें उस समय श्रीलंका जाने का मौका मिला। ट्रिंकोमाली, जाफना में हमारी पेट्रोलिंग लगभग में उसमें 90 दिन रहा था उसमें, वार फेज में। वही मेरा एकमात्र सर्विस में रह के हम बोल सकते हैं कि वार फेज में गया था। हाँ। क्योंकि जब पीस होता है तो सिर्फ हम एक्सरसाइज करते हैं कि हमारा सब इक्विपमेंट वगैरह ठीक है, मगर वहाँ पे एक्चुअल में देगा कि किस तरह से जो भारतीय सेना है, आर्मी, नेवी, किस तरह से सामंजस्य बना के काम करती है। और मेरे लिए तो मैं तो एक छोटा बच्चा था, हर चीज एक नई और जिज्ञासा रहती थी जानने की कि कैसे फायरिंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं। और मैं उस समय मतलब जा ही नहीं किया था, मुश्किल से 1 साल हुआ था और मुझे मौका मिला। तो दिल में थोड़ा वो भी रहता था कि चलो मौका मिले तो अपन भी कुछ करेंगे। और चूंकि हम समुद्र में थे, हमारे समुद्र की पेट्रोलिंग का था, तो उसमें आपको लुकआउट करना रहता था कि कोई मतलब समुद्र के रास्ते से कॉम्बिनेशन या टेररिस्ट ना जाए। जो डिट्टे उसमें बहुत सक्रिय था वो, तो उसको भारतीय सेना ने यूटिलाइज किया था। उस सेना का मैं पार्ट रहा। तो वही एक मात्र मेरा सर्विस में रह के वार फील्ड का एक्सपीरियंस। शहर से बाहर हो और रिलेटिव के यहाँ पैकेट भेजना है, ड्रॉप जोन है ना। शहर में कहीं से भी अपना पैकेज पिक या ड्रॉप करवाएं। ड्रॉप जोन है ना। ड्रॉप जोन।
तो जो सर्विस में जाते हैं, जो आर्मी को ज्वाइन करते हैं, उनके मन में एक अलग जिज्ञासा रहती है अपने जीवन के प्रति, क्योंकि वो अपना पूरा जीवन देश के लिए एक तरह से समर्पित कर देते हैं। और बहुत ही बिरले लोग रहते हैं जो सर्विस में रहते हैं और उन्हें वॉर में जाने का अवसर मिलता है, क्योंकि हर जो हमारा सैनिक है, जो हमारे इस फील्ड के लोग हैं, उनके मन में ये बात रहती कि हमारे देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे देश के लिए हमें क्या करना चाहिए। और जब अवसर मिलता है तो उस अवसर को वे कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। और ऐसे ही व्यक्तियों में जीएल यादव जी भी हैं, जिन्हें मौका मिला श्रीलंका में, जो जैसा उन्होंने बताया, उस वॉर में जाने का। अपनी जो इंडियन नेवी टीम थी, उस नेवी टीम के भी पार्ट रहे। तो उस वॉर में जाने के पहले और उस वॉर से आने के बाद जब परिवार के साथ आप की जो बातचीत हुई थी, थोड़ा सा हम वो भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने अभी तक ऐसा देखा नहीं है कि जो लोग हैं वो बहुत कम, अब वॉर की जो स्थिति है बहुत कम हो गई हैं, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस भी रहता है। तो घर वालों का क्या रिएक्शन उस टाइम पे था और कितना गर्व आपको फील हुआ और घर वालों को फील हुआ था? नहीं, मुझे तो मतलब जैसे हमें पता चलता है आईपीकेएफ के पार्ट हम जा रहे हैं श्रीलंका, मगर घर पे बताना है, घर वालों को टेंशन देना होता है नॉर्मल। जी जी। क्योंकि उनके दिमाग में फिर 24 घंटे वही चलता है कि हमारा बंदा वहाँ गया हुआ है। जैसे अभी हमारे सैनिक जो कश्मीर में, जी जी। अब उनके घर वालों को नींद नहीं आती वहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो इसी तरह जब मैं वापस आईपीकेएफ के बाद आया तो जब बाबूजी वगैरह को बताया, क्योंकि बाबूजी टीचर थे तो सब चीज़ों को समझते थे, उनको काफ़ी गर्व महसूस होता है। चलो तुम वहाँ गए, हिस्सा बने उसके। और वो जब भी अपने स्कूल में या जब भी उनके दोस्तों के बीच में इस चीज़ों का जिक्र करते कि गिरधारी वहाँ गया था, मतलब एक उन्हें भी अपने गर्व की अनुभूति होती है। तो कहते हैं ना कि जो माता पिता रहते हैं वो चाहते हैं कि जो उनका बच्चा है उनसे ज़्यादा उपलब्धियां हासिल करे, उनसे ज़्यादा सफल हो। और ऐसे ही जैसा जीएल यादव जी बता रहे हैं कि उनके पिताजी को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता था जब वो उस वॉर से आए थे, और उस बात की वे निरंतर चर्चा करते रहते थे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, और जो भी आसपास के लोग हैं उनके स्कूल में। तो ऐसा परिवार जिसने एक अपने बेटे को देश की सेवा के लिए एक तरह से न्योछावर किया और उस देश सेवा के लिए लगे रहे जीएल यादव जी, और श्रीलंका गए, उस वॉर में शामिल हुए। और आज भी जो बात है उनके चेहरे पर वो नज़र आ रही है कि किस तरह से उस वॉर में वे गए थे। एक लंबा पीरियड हो चुका है, लेकिन वो कभी भी भूलने वाली बात नहीं है। तो ये तो सफ़र था जो ठीक-ठाक ज़िंदगी चल रही थी, विशाखापट्टनम गए, यंग एज में जॉइन करा इंडियन नेवी, उसके बाद वॉर का भी एक्सपीरियंस आ गया आपके पास। लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ आपका रुख कैसे हुआ? क्योंकि अभी तक उम्र एक धीरे-धीरे पड़ाव आगे बढ़ता गया, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, और उसके बाद मेरे ख्याल में आपने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था। तो वो कैसे चेंज हुआ? मैं तो ये बोलूँगा स्पोर्ट बाय लक मैं स्पोर्ट्समैन बना हूँ। अदरवाइज मैं अपने स्कूल लाइफ में कभी स्पोर्ट्स नहीं खेला था। अच्छा, और फिर मैं भारतीय नौसेना को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस तरह मौके देती है। जैसे मुझे मेडिकली कैटेगरी डाउन हो गई थी, इसके कारण मुझे शिप में सर्विस करने के लायक मैं नहीं था उस समय। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझे बेस में ट्रांसफर भेजा जहाँ पे हमारी इंडियन टीम रहती थी, इंडियन सेलिंग टीम। सेलिंग टीम, ओके। तो उसमें मुझे जो काम था, एक तो स्टोर कीपिंग का था, दूसरा अकाउंटेंसी और करस्पॉन्डेंस। तो जब वहाँ 2-3 साल रहा तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसमें हाथ आजमाऊं। तो जब मैं पहली बार पानी में गया तो मुझे जो कोच के ऑब्जर्वेशन थे उन्होंने काफ़ी उससे बताया कि तुम्हारे मूवमेंट बहुत अच्छे हैं, व्हाई डोंट यू स्टार्ट सेलिंग। तो मैंने कहा सर मुझे कोई शौक नहीं है, मैं ऐसे ही चला गया था, इनके पार्टनर नहीं थे। फिर उन्होंने इंसिस्ट किया, बोले नहीं तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारे मूवमेंट बहुत अच्छे। अब मुझे भी नहीं पता था उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उसकी, कोच की नजरें पारखी होती जी जी। वो देख लेते हैं कि मतलब जो उनको चाहिए, ये जो आपके मूवमेंट है। जब मैं पहली बार पानी में गया था तो मुझे खुद को बहुत डर लग रहा था। समुद्र में हम 2-2 किलोमीटर अंदर चले जाते थे, मतलब ऐसा पैरों में झिंझिनी आने लगी, मतलब कहाँ लेके आ गया। आसपास कुछ दिख नहीं रहा। तो एक एक्सपीरियंस वो अलग था। मगर उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो सब बोल रहे थे एक बार ट्राई करना चाहिए। मगर मेरे मूवमेंट और फिटनेस शायद मेरा, और भगवान भी इच्छा भी यही थी, और तो उसमें मैं सफल भी रहा। जब मैंने एक पहली बार मैं पानी में गया और डर लगा, तो फिर मैंने कहा चलो इससे तो अपन निकल जाएंगे। 1-2 बार जाने पे धीरे धीरे खत्म हो जाता। और वही चीज मुझे बाद में काम आई, मैं आगे बताऊंगा आपको। क्योंकि बच्चों को भी आप पानी भेजते हो तो पेरेंट्स बहुत डरते हैं। जी जी।
तो जब मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि मेरी एज उस समय 28 जो नॉर्मली आपने बताया कि रिटायरमेंट की एज होती है। जी और जब मैं पहले इवेंट के लिए गया था तो हमारे यहाँ पहले एलिमिनेशन राउंड होते थे। मैं पहले इवेंट में एलिमिनेट हो गया था पहले ही दिन, पहले ही दिन। मतलब चैंपियनशिप मैंने खेला ही नहीं था। तो मुझे थोड़ा झटका लगा, मगर मैंने कहा चलो ये तो पहला साल था, अभी अभी चालू किया है। मगर उसके नेक्स्ट ईयर उसी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो मेरे लिए एक मोटिवेशन था कि हाँ शायद मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें। और फिर उसके नेक्स्ट ईयर सिल्वर, फिर गोल्ड, मतलब फिर उसके बाद मैं गोल्ड से नीचे नहीं आया। तो ये तो एक बात हुई कि आपने जो स्टार्ट किया, सेलिंग टीम जहाँ पर थी वहाँ आपकी पोस्टिंग हुई। वो जो मेडिकल की जो बात है, विशाखापट्टनम में आप पोस्टेड थे, उसके बाद बॉम्बे पोस्टिंग हुई, तब जाकर आप स्पोर्ट्स की तरफ आए। तो वहाँ से आना कैसे हुआ? क्या तबीयत ऐसी खराब थी जिस कारण आपको वहाँ ट्रांसफर किया गया? इस्नोफिलिया का प्रॉब्लम हुआ था, जिसको हम दमा बोलते हैं। जी जी। तो उसमें सांस भरने लगा था, तो डॉक्टर ने बोला कि शायद ये टीबी सस्पेक्टेड करके मुझे मेडिकल एडवाइस के लिए एडमिट कर दिया। वहाँ विशाखापट्टनम में? नहीं, बॉम्बे में। बॉम्बे में। मतलब ट्रांसफर बॉम्बे आने के बाद मेरा। अच्छा, ट्रांसफर पहले हुआ, उसके बाद फिर ये सब बॉम्बे की शिप में ट्रांसफर था उससे। हाँ हाँ। तो फिर जब उन्होंने को लगा कि इसका शिप में आपके लेटर रहते हैं छोटे, ऊपर नीचे मेरा सांस भरने लगा, तो मैंने डॉक्टर को बताया, उन्होंने बोला कि नहीं आपको एक बार चेक करवाना चाहिए। उनको ये लगा था कि हो सकता है सस्पेक्टेड टीबी है जी। फिर 3 महीने का उन्होंने पूरा डायग्नोसिस करने के बाद बोला इससे इस्नोफिलिया। फिर और उसमें ये रहता है कि आपको 1-2 साल तक उसका मेडिसिन उनके अनुसार चलना चाहिए। तो मुझे शिप के लायक नहीं समझा, मुझे बेस में ट्रांसफर कर दिया। और ट्रांसफर भी शायद ऊपर वाले की मर्जी से हुआ था कि उनको मुझे स्पोर्ट्समैन बनाना था। तो सेलिंग फील्ड में भेजा। तो सेलिंग में आए, उसके बाद पहला दिन जैसे आपने कहा, उसके बाद जो पहला इवेंट आपने कहा, तब तक क्या आपने अब मन बना लिया था कि सेलिंग करना? क्योंकि वो जो जॉब आप जो कर रहे थे कि परचेसिंग का भी काम है, बाकी जो करस्पॉन्डेंस का भी काम है और जो भी काम है, उसमें कैसे समय निकाला? क्या ऑफिस ने आपको थोड़ा उसके लिए रिलैक्सेशन दिया था, या ऑफिस के काम के साथ साथ वो करते थे? नहीं, मेरे लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि आप यहाँ पे काम के लिए आए, यू आर नॉट ए स्पोर्ट्समैन। तो आपको अगर स्पोर्ट्स करना है तो काम स्पोर्ट्स आपका एडिशनल होगा। अच्छा अच्छा। तो जो भी आपका काम है वो आपको करना ही है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि नेवी के अंदर इतना बोले तो अपन काम होता भी है, मतलब सिस्टमेटिक काम होता है, ज़्यादा झंझट नहीं रहती। तो मैंने सोचा कि चलो स्पोर्ट्स का टाइम कैलकुलेट किया, 4 घंटे, अब 1 घंटे फिजिक्स के, 2-3 घंटे सेलिंग, तो वो 4 घंटे मैंने एक्स्ट्रा देना ऑफिस में चालू कर दिया। अच्छा अच्छा। तो मतलब जिस पीरियड में आप वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाते थे, वो फिर वापस यहाँ वहाँ मैं अपना काम पूरा करता था, प्लस अपना स्पोर्ट्स भी मैं चालू रखा। और जब मैं परफॉर्मेंस देने लगा तो मुझे बोला गया कि आप ये सब छोड़ दो, मगर मुझे अपना काम करने का बड़ा आनंद भी आता था, तो मैं उसको कंटिन्यू करता रहा। तो दोनों सामने से बिठाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। और जब स्पोर्ट्स की तरफ आ ही गए, और बेसिक ट्रेनिंग कुछ वहाँ पर ली गई थी, या ऐसा ही शुरुआत में शौकिया तौर पर ही चलता रहा सब? नहीं, वहाँ पे क्या, हमारी जो इंडियन सेलिंग टीम थी, अच्छा, उसमें सभी जैसे फारूक तारापुर, रोहित मोतियावाला, ये सब लीजेंड प्लेयर वहीं रहते थे। इनके साथ मतलब काम करना, इनसे बातचीत करना, ये अच्छे मोटिवेटर भी है। जैसे मेरे पार्टनर कमांडर महेश रहे जी, उनका तो मतलब अलग ही एक माइंड सेट था। स्पोर्ट्स मतलब सिर्फ जीतना है। अच्छा अच्छा। तो इन लोगों के साथ रहने से एक तो आपको पॉजिटिविटी अपने आप आने लगती है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और वो लोग ये नहीं, मोटिवेट बहुत करते थे, यू कैन डू इट, यू डू इट, यू आर गुड। नहीं तो नॉर्मली क्या होता, कोई आता है तो बोला, आपने अगर एक उसको माइनस पॉइंट बताता है तो वो उससे दिमाग में घूमता है। मेरे को जो भी मिलता है ये बोलता था, आपके मूवमेंट बहुत अच्छी है, आपने कभी स्पोर्ट नहीं किया मगर आपके बोर्ड के अंदर मूवमेंट बहुत अच्छी। तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहा, और धीरे धीरे फिर मुझे लगने लगा कि हाँ रियली। और फिटनेस मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, फिटनेस मेरा हमेशा अप टू द 42 भी मैं हमेशा 18-20 साल के बच्चों से कम्पीट कर रहा था। मुझे एक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता था उससे कि चलो अभी मैं फिट हूँ। हाँ, कहते भी हैं जो फिट है वो हिट है। लेकिन जिस एज में आपने स्टार्ट किया था, कभी आपको मन में ऐसा लगा था कि
बहुत देर हो गई, पहले से स्पोर्ट्स में आते तो शायद ज़्यादा एंजॉय भी कर पाते और जो अचीवमेंट आप लेकर आने लगे थे पहले इवेंट के बाद से वो और ज़्यादा बढ़ जाते। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने कभी मेरी महत्वाकांक्षा ही नहीं रही थी हाँ कि मैं स्पोर्ट्समैन बनूंगा। हाँ, तो मेरे लिए जो भी मिल रहा था या जो भी मेरा अचीवमेंट आ रहा एडिशनल था बोनस। वो एडिशनल बोनस था और जो मिल रहा था उसकी मुझे खुशी रहती थी। हाँ और सबसे बड़ी बात थी कि जैसे कई चीजें आपको क्रिटिसाइज करती है, आपको पॉजिटिव लेना चाहिए। ये मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा हुआ। जब हम पहला नेशनल जीता हम्म, तो कुछ सीनियर प्लेयर्स ने कमेंट्स किए थे कि इट्स ए फ्लूक। ओके। तो दूसरे दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में आया हम्म, इट्स ए फ्लूक। तो मेरे पार्टनर थे नरेश यादव, उनकी हमारी बातचीत हुई। मैंने कहा नेक्स्ट ये वी हैव टू प्रूव इट वाज नॉट ए फ्लूक। हम्म, वेरी नेक्स्ट डे हमने सेलिंग वापस चालू कर दी ट्रेनिंग। हम्म, अगले साल फिर जीता तो उन्होंने बोला कि दे वन बिकॉज अदर पीपल इज नॉट प्रिपेयर्ड विल। अच्छा मतलब मानने को कोई तैयार नहीं कि ये 31, 32, 33 साल में हाँ। भी नेशनल चैंपियन बन रहा है। तो फिर वो भी मतलब आप चीज़ों को पॉजिटिव लेते जाओ। अगर आप उसमें उलझे रहोगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं ये सही बोल रहा है, मैं शायद इसके कारण हार हूँ हम्म, या इसके कारण मैं जीत रहा हूँ। हम्म, फिर मैंने लगातार तीसरी बार नेशनल जीता, तब उन्होंने माना कि नहीं इज बेस्ट। हम्म, फिर उसके बाद मुझे कभी दिक्कत नहीं आई और एक अलग से मतलब सब लोगों की जो थिंकिंग थी हम्म, वो चेंज होने लगी। हम्म, फिर ये लगने लगा सबको कि वोट वही जीतेगी जिसमें जेल याद हो। हम्म, और उसके बाद लगातार ऊपर वाले का भी आशीर्वाद रहा। मैं तो हमेशा मानता हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हम्म। Really क्या लाई? Eyebrow tonic powder, eyebrow hair shampoo, eyebrow onion hair oil, जी मेरे लिए भी लेके उसका। eyebrow charcoal face wash, eyebrow The word of Aldi Cosmetics. और पेरेंट्स की बात चली है तो एक जो बच्चा छोटी उम्र में इंडियन नेवी में चला गया, उसके बाद वो स्पोर्ट्स पर्सन बन गया, 28 साल की एज हो गई, जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद स्पोर्ट्स में आ गया, तब नेशनल चैंपियन बन गया। और जब आप घर पहुंचे महिदपुर, क्योंकि फिर टाइम कम मिलने लगता है जब आप स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, क्योंकि ऑफिस जॉब करते हैं तब तो आपके पास साल भर में घर जाने का समय रहता है, लेकिन स्पोर्ट्स में राउंड द क्लॉक इवेंट रहते हैं, तैयारी रहती है हर इवेंट की। तो जब वहाँ पहुंचे तब जो पिताजी थे आपके, जो बनाना चाहते थे अपनी तरह, आपको एक टीचर अध्यापक बनाना चाहते थे, कि लेकिन अब आप उन्होंने आपका एक और रूप देख लिया कि भाई ये तो देश की सेवा करने गया था, अब ये अलग तरह से देश की सेवा करने की तैयारी कर रहा है, स्पोर्ट्स में आ गया। हैं। निश्चित रूप से एज ए फादर उनको तो बड़ी खुशी होती थी। वो तो पेपर की कटिंग, इवन वो एडमिट थे जब, जी जी। उनके तकिए के नीचे कटिंग डॉक्टरों को दिखाते थे कि मेरा बेटा वर्ल्ड चैंपियनशिप ले गया है, हम्म, इन्होंने वर्ल्ड में मेडल जीता है। 2002 की बात, हम्म, जब मैं उनसे अस्पताल में मिलने गया था तो उनके पेपर निकाल के डॉक्टरों को दिखा रहे थे, हम्म, न्यूज़पेपर की कटिंग। हम्म, तो मतलब एज ए पेरेंट्स उनको तो गर्व की बात है ही। हम्म, और जहाँ तक ऑफिस का, मैंने अपने परिवार के लिए कोई टाइम नहीं दिया जब तक मैंने स्पोर्ट्स किया। हम्म, पूरे घर के काम हमारी श्रीमती जी माया देवी हम्म, वही देखती थी, बच्चों को स्कूल ले जाना, छोड़ना, फीस भरना। हम्म, यहाँ तक कि मैं मार्केट भी नहीं जाता था हम्म, क्योंकि मेरे 12 से 14 घंटे वहाँ पे काम करना होता था। हम्म, और वो भी मतलब इतना परफेक्ट हो गई थी एट द एंड बच्चों को। मतलब 12th तक तो मैं दोनों बच्चे को पूरा उसी ने पीटी मीटिंग वगैरह जो हम्म, अटेंड करना है। हम्म, तो वो एक तरह से एक सहयोग ही बोलूंगा मैं उसको, हम्म, या आप बोले कोऑर्डिनेशन। हम्म, कोऑर्डिनेशन से उनका एक सहयोग रहा जो हम्म। हमेशा आपको, नहीं तो आप उसी में उलझे रहते कि आज बच्चे की मीटिंग है, मुझे ये करना है, सामान लाना है। हम्म। उन्होंने बिल्कुल, काफी सहयोग किया उसमें। मतलब घर वालों का सपोर्ट रहे तो आप फिर कोई भी काम कर सकते हैं। जैसा आपने इसके पहले कहा था कि यदि आपके जो पेरेंट्स हैं उनका आशीर्वाद आपके साथ है तो आप दुनिया जीत सकते हैं। और फिर उसके बाद अर्धांगिनी आ जाती है, जो कहते हैं कि गाड़ी के जो दो पहिए रहते हैं वो दोनों पहिए मजबूती के साथ चलते हैं, तभी घर आगे चलता है और सफलताएं आपके साथ जुड़ती जाती हैं। तो जो टाइम न दे पाना घर के लिए रहा, लेकिन दूसरी तरफ आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं। बहुत ही बिरले लोग हैं जिन्हें सीधे स्पोर्ट्स के माध्यम से देश की सेवा करने का मौका मिलता है, और आपने मेरे ख्याल में केवल ओलंपिक को छोड़कर बाकी सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया और सभी में मेडल आपने जीते हैं। तो ये
जो करिश्मा था वो धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ता गया कि एक इवेंट, जैसे आपने नेशनल चैंपियनशिप की बात बताई, जो स्टोरी थी कि पहले साल फ्लूक, अगले साल अगले जो प्लेयर्स हैं उन्होंने तैयारी नहीं की, लेकिन तीसरे साल माना कि नहीं, इस व्यक्ति में वो सभी चीजें हैं, पोटेंशियल है जो हम सभी को पीछे छोड़ रहा है। और वो एज फैक्टर जी जिसकी जो बात करते हैं कि अब 35-36 साल की उम्र में आप यंग प्लेयर्स को डिफीट कर रहे थे, तो वो टाइम कैसा गुजरता था कि एक एज वाला प्लेयर जब सामने रहता है और दूसरे यंगस्टर आते हैं, तब आप तो अपना फोकस रखते हैं लेकिन उसका फोकस थोड़ा सा हिलता है कि ये इन्हें तो हम हरा लेंगे। नहीं, नॉर्मली ऐसा होता है किसी भी खेल में, अगर आपका एक बार रेपुटेशन बन जाता है, जैसे आप जी क्रिकेट में लेंगे, कोई भी अगर राहुल या विराट के अगेंस्ट में बॉलिंग करता है तो बॉलर को 10 बार सोचना पड़ता है मैं किसको बॉल कर रहा हूँ। हम्म, ऐसे ही हमारे इसमें भी एक बार आपकी रेपुटेशन बन जाती है कि ये तो इनका बोर्ड का मूवमेंट अच्छे है, विंड शेप अच्छा है, हम्म, हर कंडीशन में अच्छा परफॉर्म देते, तो सामने वाला कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन रहता है। हम्म, उनको लगता है कि नहीं, इनको हराना हमारे लिए मुश्किल है। हम्म, और उसका एक एडवांटेज रहता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हम्म, इनको तो मैं हरा दूँ। हम्म, और दूसरा, उस समय जो हमारी नेवी चैंपियनशिप में जो नेवी चैंपियन होता था, हम्म, वही नेशनल जीतता था, तो जो जी, नेशनल जीतता था वही एशियन गेम मेडल जीतता था। हम्म, मतलब इतना अच्छे नेवी टीम हुआ करती थी उस समय। हम्म, तो जैसे हमने नेवी चैंपियन जीता तो हमें श्योर था कि हम नेशनल जीतेंगे, मतलब आपका एक अंदर का आत्मविश्वास बोलता है कि क्योंकि हाँ मुझे। कंपटीशन सबसे ज्यादा मेरे ख्याल हाँ में आपस में ही जी, नेवी टीम में ही हुआ जैसा करता अभी ये प्रेजेंट में हमारे पास कुश्ती में देख लें, है। जो जी, नेशनल चैंपियन बनता है ओलंपिक के लिए मेडल दावेदार मेडल होता का है। दावेदार हो जाता है। जी तो ऐसे ही सेलिंग में नेवी की जो चैंपियनशिप बन गया, मतलब वो उस समय एशियन गेम ओलंपिक के लायक हो जाता। हम्म, और मैं फिर बोलूँगा मैं भाग्यशाली रहा कि मैं वहाँ रहा हम्म, इन लोगों के साथ मुझे। और जैसे जैसे फिर आपकी परफॉर्मेंस आने लगती तो कोचेस का नजरिया बदल जाता है। हम्म, जैसे मेरे पार्टनर थे, वो मेरे से उस समय 10 साल बड़े थे, अच्छा, तो वो भी उनके। आपसे 10 साल बड़े थे। हाँ, तो उनको बोला गया कि आप रिलैक्स करो, हाँ, अगले एशियन गेम के लिए जेल को किसी के, फिर कमांडर महेश का और मेरा पेयर रख दिया। हम्म, मतलब पार्टनर चेंज करना जरूरी हो गया, हम्म, तो फिर हम दोनों ने चालू किया, और मैंने उनके साथ भी मतलब लगातार 2 नेशनल जीते बैक टू बैक, एंड एशियन गेम का मेडल कमांडर महेश और हमारी टीम में। हम्म। फारूक तारापुर और जो प्लेयर्स थे जो लीजेंड है हमारे देश में, उनके साथ एक तरह से आपकी शुरुआत हुई, उनको आपने देखा भी और उनके साथ फिर ट्रेनिंग की, स्टार्ट किया वहां से, तो वो एक क्या सिनेरियो रहा करता था कि इतने बड़े प्लेयर हैं, तब आपको उतना मेरे ख्याल में जब तक आप टोटली स्पोर्ट्स में नहीं चले गए थे तब तक नहीं मालूम था कि ये इनका क्या ओहदा है इस फील्ड में, तो उनके साथ का अनुभव कैसा रहा करता था उस समय? नहीं, पहले तो ऐसा लगता था कि ये, मतलब जब मैं पहली बार फारूक या होमी मोतीवाला से मिला तो मुझे लगा कि ये है जिनका नाम सब दूर चलता है, हम्म, क्योंकि एक समय था 82 एशियन गेम के बाद फारूक तारपुर का नाम पूरे इंडिया में छाया हुआ था। जी जी, पाल नौका में फारूक तारपुर, ध्रुव भंडारी की जोड़ी हुआ करती थी, हम्म, तो मुझे लगा कि ये है फारूक तारपुर जी। हम्म, उनके साथ भी सर्विस करने के, 10-15 साल उनके साथ सर्विस किया। हम्म, और हमारा सबसे बेस्ट था कि पूरी टीम एक जगह रहती, हम्म, तो आपस में एक दूसरे को समझते भी थे अच्छे से, हम्म, एक दूसरे को हेल्प भी करते थे। हम्म, और मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे सबने हेल्प किया, हम्म, जितने भी लीजेंड प्लेयर थे, चाहे फारूक तारापुर हो, मोमी मोतीवाला, केली राव हो, हम्म, मतलब सबको मैं उनका चहेता लगने लगा था बाद में जाके हम्म, कि ये एक अच्छा प्लेयर बनेगा। और शायद मैंने उसको प्रूव भी किया कि प्रूव हाँ भी मैं किया। बेस्ट रहा हूँ उस समय। तो इतने 28 साल की एज के समय पे जब आपने स्टार्ट किया था और ये लोग जब आपके साथ थे और शुरुआत से इन्होंने आपको देखा है, तो कभी उनके मन में ऐसा रहा या कभी आपसे बातचीत में कहा कि ये आप अभी तक कहाँ थे? क्योंकि आमतौर पर नहीं, ऐसा होता है ना कि उन्होंने देखा कि अरे यार ये तो एकदम से आते से ही बहुत अच्छे जो बेसिक्स जो चाहिए होता है कोच जी, को वो इसके पास है, लेकिन ये अभी तक कहाँ घूमे हुए थे, यहाँ जॉब कर रहे हैं और हमें नहीं मालूम कि एक इतना अच्छा पोटेंशियल हमारे पास है। नहीं, निश्चित रूप से उनको लगता तो था कि हम्म, मेरे से बोला था कि आप बहुत लेट नहीं हो गए, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स में आऊँगा, हम्म, क्योंकि जब मैंने कभी इसके पहले स्पोर्ट्स खेला ही नहीं, हाँ, ना स्कूल लाइफ में, हम्म, ना कॉलेज में। हम्म, वो स्पोर्ट्स में बनने का मेरा कभी इंटेंशन नहीं रहा कि मैं स्पोर्ट्समैन बनूँ, मगर शायद मुझे मौका देना था भगवान ने, इसलिए वहाँ भेजा हम्म, और उन लोगों को सहयोग करने के लिए बोला कि इनका सहयोग करो। हम्म, ये एक, मतलब मैं धारणा जो
या मान्यता है कि जब जिसको जो देना हो तो भगवान वहाँ भेज देता ऊपर वाला देता ही हाँ। बिल्कुल। और हम कहते भी हैं और हमारे देश में हमने सुना भी है कि जो ऊपर वाला आपके लिए लिख कर भेजता है, आपको वो काम करना है और उसे आप कितनी शिद्दत से करते हैं और वो रास्ते हैं वो खुद ब खुद बनते जाते हैं। और ऐसे ही रास्ता बना जीएल यादव जी के लिए, जिन्होंने 28 साल की उम्र में स्पोर्ट्स में पहला कदम रखा और उसके बाद जो अगला उनका कदम था वो पिछले कदम से और ज़्यादा मजबूती के साथ आता रहा। सफ़र चलता रहा, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, ऐसे तमाम जो विश्व भर में जो प्रसिद्ध स्पर्धाएं होती हैं, उन सभी में आपने पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में इंडिया को कभी गोल्ड मेडल नहीं मिला था और हमारे साथ जो व्यक्ति हैं आज, उन्होंने पहला गोल्ड मेडल वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में हमारे देश को दिलाया और ऐसे कई रिकॉर्ड्स उनके नाम पर लिखे गए हैं और उन्होंने ही वो रिकॉर्ड को लिखा है। तो आज के एपिसोड में हम यहीं पर इस चर्चा को विराम देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम आएंगे तो अर्जुन अवॉर्डी जीएल यादव जी से और भी बातचीत करेंगे और भी उनके जो सफ़र रहे हैं जीवन के और स्पोर्ट्स के सफ़र, उस पर चर्चा करेंगे।